तो आज हम लोग अपना फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे और फिज़िक्स का पहला यूनिट या फिर जो भी कह ले वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। अब लगेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म तो कहीं किताब में लिखा है नहीं, यानी सिलेबस में है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरा सिलेबस ही है, ये इलेक्ट्रिक्स का, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पूरा सिलेबस ही ये है। अब जब भी ये लिखा होगा तो देख के लग रहा है जब भी बना होगा तो दो शब्दों से मिल के बना होगा, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज़्म। कौन कौन से? इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज़्म। अब इलेक्ट्रो जब भी होगा, इलेक्ट्रो का मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये सभी को पता है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, तो यानी इसका मतलब हो गया चार्ज। और मैग्नेटिज़्म यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ले सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड। और किसी भी चीज़ के पास, किसी भी चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड तभी आती है जब उसके पास, मतलब चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होना कन्फर्म है, यानी मैग्नेटिक फील्ड, और इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग लेके ही चलेंगे। और ये जो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और क्या आ गया? चार्ज। तो यहाँ से हमें क्या मालूम चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज। यानी इसमें हमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। यानी हमें क्या समझ में आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो चार्ज के बारे में पढ़ना है यानी ये बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज ही है, बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज है। अब बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज है तो यानी चार्ज के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। और कैसे पढ़ेंगे? इसको मिटा के पढ़ेंगे, इसको लिख लो बस छोटा सा ऐसे। तो हमें क्या मालूम चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इस बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। हेडिंग डलेगी हमारी चार्ज। अब चार्ज के बारे में पढ़ना है तो पहले क्या हुआ, जब चार्ज हम लोग को नहीं पता था, उसके पहले हम लोग केवल मास पता था, मास यानी कि द्रव्यमान। और हम लोग पढ़ के रखे हैं किसी भी पार्टिकल के द्रव्यमान के कारण उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगता है। क्या होता है वो? F m1 m2 g m1 m2 अपॉन r²। ये चार्ज के पहले हम लोग को केवल मास पता था, और मास के कारण जो फोर्स लगता था ये है, ये फोर्स था। और ये हमेशा अट्रैक्टिव रहता है, इसका नेचर होता है अट्रैक्टिव, हमेशा एक दूसरे को इन लोग आकर्षित ही कर, जैसे पृथ्वी पे कुछ बॉल फेंको तो पृथ्वी उसको आकर्षित कर लेती है गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण। तो हम लोगों को क्या पता था बहुत पहले कि दो कोई चीज़ रखी है वो केवल अट्रैक्ट ही करेगी, लेकिन फिर एक कंडीशन ऐसी आई कि दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को दूर दूर भेजने लगी। तो फिर वैज्ञानिक हो गए कन्फ्यूज कि दूर दूर क्यों भेजने लगे। तब उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उन लोगों को मालूम चला कि अच्छा इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को दूर फेंक भी सकते हैं और तेज़ी से पास खींच सकते हैं। क्योंकि अगर चार्ज रहेगा तो जो चार्ज की पावर आएगी, मतलब चार्ज आएगा, वो इस फोर्स से बहुत ज़्यादा रहेगा। तो कभी कभी ऐसा होगा कि ये नॉर्मली फोर्स से बहुत ज़्यादा तेज़ी से दोनों एक दूसरे को खींच लिए, कभी कभी हुआ कि एक दूसरे को दूर दूर भेजने लगे। तो वैज्ञानिक कंफ्यूज हो गए, तो उन्होंने स्टडी किया, तो उन्हें मालूम चला कि इसके अंदर कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये एक दूसरे को रिपल्सन और अट्रैक्शन खींच भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। और उसी प्रॉपर्टी को उन्होंने क्या कह दिया? चार्ज कह दिया। और उन्हें क्या मालूम चला कि जो भी पार्टिकल होता है जिसमें कुछ चार्ज है, क्यू चार्ज है, वो अपने चारों ओर एक फील्ड बना लेता है, और उस फील्ड के अंदर ही वो अपना मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता है। यानी कि अगर यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज रखा रहेगा तो इस पर कोई फोर्स नहीं दिखाएगा, केवल अपने फील्ड के अंदर ही दिखाएगा। तो यहाँ से उन्होंने इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करके उन्होंने एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश की कि चार्ज क्या होता है। चार्ज इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी due to which it produces electric / magnetic इफ़ेक्ट्स कह लो या फील्ड कह लो। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते। तो ये हमें क्या मालूम चल गई? चार्ज की डेफिनेशन। उसके बाद उन्होंने चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखते हैं। क्या हेडिंग मिलेगी? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी सबसे पहले उन्हें क्या मालूम चली कि चार्ज होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी।
अब स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग नॉर्मली जोड़ घटा सकते हैं। नॉर्मली जोड़ घटाने का मतलब अगर कोई चीज़ है उसमें +2 चार्ज है, +2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, -2 ई चार्ज है, +1 ई चार्ज है, तो इसमें अगर हम लोग को टोटल चार्ज निकालना हो तो इसको हम लोग सिंपली साइन के साथ जोड़ देंगे। कैसे? +2e -2e +1e = 1e, मतलब नॉर्मली प्लस माइनस कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जबकि वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग को वेक्टर लगा के जोड़ना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। और बात कर ले, उन्होंने इसकी यूनिट बताई। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। और इसकी एक और यूनिट होती है, ये SI यूनिट है। और SI यूनिट इसको हम लोग, एक इसकी यूनिट होती है ESU। ESU का मतलब क्या होता है? ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। चार्ज की SI यूनिट होती है कूलाम, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी एक और यूनिट होती है ESU। अब चार्ज होता है एक कूलाम की, अगर हम लोग बात करें तो एक कूलाम नॉर्मली बहुत बड़ा चार्ज होता है। अभी आने वाले क्वेश्चनों में मालूम चलेगा कि एक कूलाम जो थे वो बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, जिसकी वजह से हमें छोटी छोटी यूनिट यूज़ करनी पड़ती है। इस वजह से हम लोगों ने ESU का यूज़ किया। अब ESU की बात करें तो एक कूलाम में लगभग 3 × 10⁹ ESU होता है। तो यहाँ से मालूम चला इतना सारा ESU मिलकर एक कूलाम बना रहे, यानी ESU बहुत छोटी यूनिट है। इसी तरह के हम लोग माइक्रो कूलाम और नैनो और मिली कूलाम ये सब यूज़ करते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी लिख लो, आगे हम लोग और बात करते हैं। इसकी एक और यूनिट है कि जो कि जानते होगे, फेराडे। फेराडे का भी नाम सुनोगे। और एक फेराडे में होता है लगभग 96,500 कूलाम। इसको भी नोट कर लेना। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दो प्रॉपर्टी देख ली, एक यूनिट वाली है, दूसरी को स्केलर क्वांटिटी होती है। अब अगली बात करते हैं, अगला जो प्रॉपर्टी है चार्ज की। चार्ज जो होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वांटीकृत। चार्ज क्वांटीकृत होता है। अब क्वांटीकृत का मतलब क्या हुआ? क्वांटाइज में दिख रहा है, क्वांट शब्द आया है। इस क्वांट शब्द का अर्थ होता है, क्वांट या फिर क्वांटा, इस शब्द का अर्थ होता है पैकेट। यानी चार्ज पैकेट के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि मान लो दुकान में जाओगे, सबसे कम तुमको 2 रुपये वाला बिस्कुट मिलेगा, पैकेट वाला, उससे कम बिस्कुट नहीं मिलता है। मान लो तुम गए दुकान पे, दुकान में केवल 2 रुपये वाली बिस्किट ही मिलेगी तुमको। अभी फ़िलहाल के मान लो केवल 2 रुपये वाली बिस्किट है, तुम जाओगे तो उससे कितनी पैकेट बिस्किट ले सकते हो? या तो 1 पैकेट लोगे, या तो 2 पैकेट लोगे, या तो 3 पैकेट लोगे, या तो 4 पैकेट लोगे। कभी 1.5 पैकेट ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते हो। तो यहाँ से हमें मालूम चला एक और बात कि चार्ज क्वांटीकृत होता है। तो चार्ज के पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे बिस्किट की पैकेट 2 रुपये वाली होती है, इस तरह चार्ज की भी पैकेट होती है सेम केस में, जिसको ई से डिनोट करते हैं। अब जैसे 2 रुपये वाली पैकेट लो, 2 रुपये की बिस्किट लो पार्ले जी, उसमें एक ज़माने में 8 बिस्कुट आता था, अब 6 आता है। उस तरह इस वाले पैकेट में कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। और ये ई होता है, वो क्वांटा ऑफ चार्ज होता है, क्वांट ऑफ चार्ज। कहने का मतलब क्या है? चार्ज क्वांटीकृत होता है, यानी चार्ज जो है हमेशा इसी के गुणन में मिलेगा। यानी जैसे कि बिस्किट का भी लेने जाओ तो या तो 2 रुपये वाली 1 बिस्कुट लोगे, या 2 बिस्किट लोगे, 2 पैकेट या 3 पैकेट। उस तरह जब भी चार्ज मिलेगा या तो 1e मिलेगा, या तो 2e मिलेगा, या तो 3e मिलेगा। और कैसे समझ सकते हैं इस बात को? मान लो तुम क्लास में हो, क्लास में कितने बच्चे हो सकते हैं? या तो 1 बच्चा होगा, या तो 2 बच्चा होगा, या 3 लड़के होंगे, 4 लड़के होंगे। कभी 4.5 हो सकते हैं क्या? नहीं। वही कंडीशन इसमें है। इसको अगर आदमी मान लोगे तो या तो वो 1 आदमी होगा, या तो 2 आदमी होगा, या तो 3 आदमी होगा, या तो 4 आदमी होगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 4.5e तुमको मिल जाए या 3/2e मिल जाए। तो ये कंडीशन नहीं हो सकती। यानी जो भी ये e रहेगा, ये हमारा चार्ज हमेशा 1e 2e 3e इसी फॉर्म में मिलेगा। और चार्ज नेगेटिव भी होता है, तो -1e -2e -3e, और जो न्यूट्रल होता है उस पर कितना चार्ज होता है? 0। तो यानी 0। लेकिन 0 को भी 0 × e लिख सकते हैं। यानी हमें क्या मालूम चला कि चार्ज हमेशा e के मतलब पूर्णांक वाले में, पूर्ण संख्या में ही मिलता है। 1 2 3 0 -1 -2 हमेशा पूर्ण संख्या ही है। पता है, इंटीजर है, पढ़े थे। तो यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारा चार्ज होता है Q, वो हमेशा
एन ई, यहाँ पे एन हमारा क्या है, इंटीजर है, हमेशा पूर्ण गुणन में ही मिलेगा, या तो 1e मिलेगा, या तो 2e मिलेगा, या तो 3e मिलेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड हो गया है। और चार्ज प्लस माइनस दोनों मिलता है, तो इस वजह से Q इक्वल टू प्लस माइनस NA। तो ये बात समझने में कोई दिक्कत हुई कि क्वांटाइज्ड का अर्थ क्या हुआ, कोई दिक्कत? तो क्वांटाइज का अर्थ क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर इसी के गुणन में मिलेगा, कभी तुमको ऐसे नहीं दिख सकता। कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बोर्ड में आ जाता है कि इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन में दे देगा 1e -3e 0.9e 2/3e। इसमें से बताओ कौन कौन सा चार्ज है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? पहला पॉसिबल है -3, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या इंटीजर, तो ये भी तो पूर्ण संख्या का गुणन नहीं है, तो यानी ये भी नहीं है। बाकी ये दशमलव में है, दशमलव वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, इंटीजर नहीं होता, जिसकी वजह से ये भी नहीं है और ये भी इंटीजर नहीं, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं होगा। ये कभी कभी ऐसे भूले भटके आ जाता है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी, चार्ज क्वांटाइज्ड होती है। इसमें लिख लो हेडिंग, मतलब लिख लो चार्ज क्वांटीकृत होता है, क्वांटा मतलब पैकेट होता है, और चार्ज के ये तुम्हारा क्वांटा ऑफ चार्ज है, क्वांट ऑफ चार्ज या क्वांटा ऑफ चार्ज ई है। इसको लिख लो, ई इक्वल टू इतना चार्ज होता है, और ये लिख लेना चार्ज हमेशा Q इक्वल टू प्लस माइनस NE के फॉर्म में मिलेगा। और आखिरी में एग्जाम्पल के रूप में 1e -3e 2/3e, और ये लिख के आगे लिख देना जो पॉसिबल है उसके आगे सही, जो नहीं है उसके आगे गलत, ताकि याद रहे। नोट कर लो फटाक से इसको। क्वांटा ही नाम से होती है, मतलब आज हम लोगों को एक फैशन के रूप में 2/3e चार्ज मतलब बटे में भी चार्ज पॉसिबल हो चुका है इस समय, मतलब लेकिन इस पर भी रिसर्च ही चल रही है, तो इसको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, बस जान लो कि हाँ बटे में हो सकता है, लेकिन वो भी हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। कैसे लिखोगे, क्वांट ऑफ चार्ज, इसको क्वांट ही लिखना, क्वांट या मतलब पैकेट होता है, और क्वांट ऑफ चार्ज E इक्वल टू 1.6 10 - 19 इतना लिख लो, वो एग्जाम्पल लिख लो। इस तरह कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, हिंदी में बोले तो इनमें से कौन सा आवेश पॉसिबल है, संभव है। ऑप्शंस 4 रहेंगे हमेशा, एक ए, एक बी, एक सी, एक डी। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। पहला ले लेते 4.5 × 10⁻⁻19। दूसरा ले लेते हैं 1.6 × 10⁻⁻20। तीसरा ले लेते हैं 3.2 × 10⁻⁻19। चौथा ले लेते हैं 10⁻⁻, बोलो कोई मस्त नंबर बोलो जो दिमाग में आ गया हो। 23। सब कुलाम 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 कुलाम, सब डायरेक्ट वो नहीं लिखेगा। तो अब ये क्वेश्चन आ गया, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, इसमें से कौन सा पॉसिबल है। तो हम लोगों को चारों कुलाम चार्ज को चेक करना पड़ेगा। इसको चेक करने का तरीका क्या है, अभी हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े चार्ज क्वांटाइज में से, Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस NE। N यहाँ पे क्या है, इंटीजर, पूर्णांक। E का मान हम बता के रखे हैं 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यानी कि N इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E। ये हमें Q की वैल्यू दे रखी है, चार्ज दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर बार Q और E की वैल्यू रख के चेक करेंगे, और आंसर कितना आना चाहिए, N यानी कि पूर्ण संख्या। अगर हमारा आंसर Q/E करने पे पूर्ण संख्या आ रहा है, यानी वो चार्ज पॉसिबल है। अगर दशमलव या फिर बटे में आ गया, इसका मतलब चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो करते हैं, पहले ऑप्शन के लिए ट्राई करें, 4.5 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19। जीरो हट, मान लो दशमलव दोनों तरफ से हटा दिए, हट जाएगा दशमलव, कोई दिक्कत नहीं। अब 16 में 45 से भाग जाएगा, लेकिन दशमलव में आ जाएगा, तो इसका मतलब पहला वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब दूसरे वाले की बात कर लें। दूसरा वाला क्या है, 1.6 × 10⁻⁻20। अब ये ऊपर नीचे दोनों सेम है, कट गया, ऊपर क्या बचा, 10⁻⁻19, माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा,
तो यानी हो जाएगा 10 की पावर -20 प्लस 10 की पावर 19। ये इस समझने में कोई दिक्कत? यानी क्या आ गया आंसर? 10 की घात -1 इंटू 1 इंटू में लिख सकते हो। तो ये पॉसिबल है कि नहीं? नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है? इसको ई के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। इसका मतलब ई के फॉर्म में इसको हम लोग लिख ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। जब भी आएगा आंसर, अगर तुम्हारा n की पावर n तुम्हारा e मतलब n अभी जो आया है ये मान, ये तुम्हारा इंटीजर है ही नहीं। ये 1 इंटू 10 टू द पावर 10 का मतलब है, इसको लिख सकते हैं 1/10 लिखते हैं इसको। 10 की घात -1 यानी 1/10, और 1/10 का मतलब क्या हुआ? 0.1। ये आया ना n तुम्हारा, अब बताओ। नहीं, यानी कि दूसरा वाला चार्ज भी संभव नहीं है। ये सब ऐसे ही छोटा छोटा कुछ कुछ दे देगा और घूम सकते हो। तो इसीलिए गणित मतलब फिजिक्स को ध्यान से देखना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले की। दोनों चीज़ सेम है, 10 की घात -19 10 की घात -19 कट गया, इससे ये 2 बार में जाएगा। अच्छा ये हाँ 3.2, तो 16 दूना 32, 2 आ गया इसका आंसर। 2 आ गया, 2 पूर्ण संख्या, यानी कि ये वाला चार्ज पॉसिबल है। अब चौथा सिंपली इंटू 1 रहेगा, और 1 में 16 से डिवाइड जाने वाला है नहीं, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। इस तरीके का क्वेश्चन ऑप्शनल में आ सकता है, और नोट कर लें आप। और तब हम लोग अपनी गाड़ी को बढ़ाएंगे अगले स्टेशन पे। तो हम लोग 2-3 प्रॉपर्टी देख चुके हैं। अब अगली प्रॉपर्टी, अब सबको पता है कि जब वैज्ञानिकों को 2 चार्ज मिला तो उन्हें 2 कंडीशन मिली। एक बार वो जब एक दूसरे को पास पास बुला रहे थे, एक बार जब वो दोनों चार्ज एक दूसरे को दूर दूर भगा रहे थे। तो उसके हिसाब से इन्होंने थोड़ा सा गणित लगाया, और गणित के हिसाब से उन्होंने अपने मन से, जैसे इन्होंने अपने मन से 2 चार्ज बना दिया, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब कोई पूछेगा कि क्यों उसका नाम पॉजिटिव रखे, क्यों इसका नाम नेगेटिव रखे, तो इसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने अपने मन से बस जो लगा कि अच्छा थोड़ा सा गणित कर लेते तो पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया। अब कभी कभी कोई सवाल पूछ लेगा कि क्यों पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो वो इस वजह से करते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने ऐसे बोल दिया कि चलो आज से हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। ये केवल नामकरण है। जैसे तुम्हारे पास 2 बच्चे मिल गए, तुम्हें मालूम है दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, तो तुम्हारा मन चाहे दोनों को अलग अलग नाम रखो, चाहे दोनों का सेम रख दो। तो वही उन्होंने सोचा कि दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं। तो इसका कोई वो पर्टिकुलर रीज़न नहीं कि क्यों इसको पॉजिटिव रखे क्यों नेगेटिव, ये बस अपने मन से मान के रख दिए। तो सिंपल क्या जानना है, चार्ज 2 पार्ट में साइंटिस्ट ने डिवाइड कर दिए, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये बात सबको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के साथ क्या करेगा? रिपल्सन, और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण। और इसको लिख सकते हैं लिखने की भाषा में कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तुम्हारी अगली प्रॉपर्टी, इसको नोट कर लो। चार्ज 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव प्रतिकर्षण करते हैं, नेगेटिव प्रतिकर्षण करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षण करते हैं। तब अगली प्रॉपर्टी बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। अब कंजर्व्ड का कई जगह हम लोग पढ़ चुके हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, जिसका मतलब होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ रखे हैं। किसी भी चीज़ के संरक्षण के नियम में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मान लो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, तो उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी तरह यहाँ पे भी है कि नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कंजर्व्ड। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसका नेट चार्ज यानी कि टोटल चार्ज, उस पर जितना चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, उससे मतलब कंजर्व रहेगा, यानी उसको ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। अब बात आती है आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि कोई भी तुम ऐसा बड़ा सा कुछ लिए सिस्टम, आइसोलेटेड यानी बद्ध, यानी अगर इसमें तुम्हारा कुछ चार्ज रखा है तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा। ये तुम्हारा कोई आइसो सिस्टम है, सिस्टम में कई सारी चीज़ें मिलकर सिस्टम बनती है। तुम्हारा सिस्टम, इसमें कई सारे चार्ज हैं, इसका नेट चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। इसके अंदर के चार्ज तुम्हारे बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे अभी देखते हैं।
आइसोलेटेड सिस्टम यानी कोई सिस्टम है जिसमें ना बाहर से कुछ अंदर आ सकता है ना अंदर से कुछ बाहर जा सकता है, इस तरीके के सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। हमने लिखा है कि नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, यानी कि अगर हमारा ये सिस्टम है जिसमें मान लो चार्ज हम लोग रखते हैं, एक +2e रखें, एक 1e रख दिए, -3e रख दिए, 4e रख दिए और -7e रख दिए। इतना सा एक सिस्टम है, इसमें इतने सारे चार्ज रखे हैं और हमने क्या पढ़ा है कि नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, यानी इसका टोटल चार्ज हमेशा सेम रहेगा। इसका टोटल चार्ज कितना है, जोड़ लो 4 1 5, मतलब नॉर्मली जोड़ सकते हैं ना इसको, क्योंकि ये तो वैसी क्वांटिटी होती है। 2e -3e + 1e + 4e -7e, यानी इसका टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, जोड़ो -3e इसका टोटल चार्ज आ जाएगा। तो यानी सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा -3e ही रहेगा। भले ही मान लो तुमने सिस्टम को लिया, इससे तुम ना बाहर कुछ जा सकता है ना अंदर कुछ जा सकता है। इस सिस्टम को लिए तुम ऐसे ऐसे पकड़ के हिला दिए तो क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा अंदर चार्ज चेंज हो गया। चेंज कैसे हुआ देखते हैं। ये सिस्टम है, इसको तुमने हिला दिया तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज हुआ तो एक तुम्हारा 1e का हो गया, एक 8e का चार्ज आ गया, एक -4e आ गया और एक x चार्ज आ गया। तो तुम्हें क्या पता है कि सिस्टम का टोटल चार्ज तो हमेशा सेम ही रहेगा। जितना टोटल चार्ज इसका है उतना ही टोटल चार्ज इसका रहेगा। तो इसमें तुम्हें क्या इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें तुम्हें क्या मतलब करना रहता है, इसके टोटल चार्ज को इसके टोटल चार्ज के बराबर कर दो तो तुम्हें मालूम चल जाएगा इसके x की वैल्यू क्या है। फिर से देखते हैं इसका मतलब क्या, जो भी लाइन लिखे हैं कि पूरे सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम, बद्ध सिस्टम है हमारे पास, जिसमें ना बाहर से कुछ जा सकता है ना अंदर कुछ आ सकता है। इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, यानी कभी बदलेगा नहीं। बदलेगा क्या, इसके अंदर के चार्ज बढ़ घट सकते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट आएगा, टोटल आएगा, जो 3 आया हमेशा सेम रहेगा। यहाँ तक इस बात में कोई दिक्कत। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, एक सिस्टम दे दिया रहेगा जिसमें 2e 3e 1e 7e 4e चार्ज है, इसमें अंदर में कुछ परिवर्तन हुआ और हमें इसी सिस्टम का दूसरा रूप मिल गया जिसमें 1e 8e -4e x इतने चार्ज है। अब हमें क्या पता है अपनी प्रॉपर्टी से कि इसका टोटल चार्ज तो हमेशा सेम रहेगा दोनों सिस्टम का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2e -3e + 1e और +4e -7e को किसके बराबर लिख सकते हैं, 1e + 8e -4e + x। ये बात समझने में कोई दिक्कत। ये इस वाले सिस्टम का टोटल चार्ज, ये इस वाले सिस्टम का टोटल चार्ज, तो दोनों एक ही सिस्टम है तो दोनों का टोटल चार्ज बराबर रहेगा। तो दोनों का अब हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 1e से 1e 2e 3e आपस में ख़त्म हो गया, इधर आया 4e, इधर 4e इधर आएगा तो ये 8e हो जाएगा, -7e है और 8e इधर आएगा तो -7e, या फिर इधर 8 ही बनाना तो 8e से 8 ही चला जाएगा, इधर -7e -1e, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -8e। यानी इस वाले चार्ज का हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, -8e। मतलब एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए तो x की वैल्यू आ गई -8e। तो हमने क्या देखा, कोई भी सिस्टम है उसके अंदर जो चार्ज है वो तो अपने आप को बदल सकते हैं। अंदर में कुछ चार्ज बन सकता है, कुछ नष्ट हो सकता है, यानी किसी सिस्टम के अंदर आवेश उत्पन्न भी हो सकते हैं, नष्ट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम यानी बद्ध सिस्टम को जो बोलते हैं, सिस्टम समझ रहे हो ना, किसी पूरे बंद सिस्टम की अगर बात करें तो उसका टोटल चार्ज को हम लोग बढ़ा अथवा घटा नहीं सकते, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यही प्रॉपर्टी, इतने में कोई कन्फ्यूजन हुआ हो पूछ लो, बाकी इसमें नोट कर लो। ये अगली प्रॉपर्टी तो इसको नोट कर लो, बाकी ये एग्जाम्पल बना के ये वाला इक्वेशन लिख के सॉल्व कर देना ताकि समझ में आए कहना क्या चाहते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास कि द्रव्यमान आवेश के बिना रह सकता है, लेकिन आवेश द्रव्यमान के बिना नहीं रह सकता। ये एकदम आवेश द्रव्यमान के बिना रह सकता है। इंग्लिश में मास कैन बी फाउंड विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट बी फाउंड विदाउट मास। अब इसको समझते हैं। मान लो कोई बॉडी है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बराबर चार्ज है, तो इस पे टोटल चार्ज कितना है,
जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है ना, तो एक दूसरे को काटते हुए टोटल चार्ज जीरो, यानी इस वाले बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है? जीरो, यानी इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। और इस बॉडी का द्रव्यमान तो होगा ही, तो यानी द्रव्यमान तो हर चीज़ का होता है, हर चीज़ का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान फिक्स है, लेकिन यानी द्रव्यमान चार्ज नहीं है इस पे, यानी हमें क्या मालूम चल गया? द्रव्यमान बिना चार्ज के भी रह सकता है। लेकिन कोई ऐसा एग्जांपल दे दो जिसमें आवेश और द्रव्यमान ना हो, ऐसा कोई एग्जांपल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चाहे तुम एकदम छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की ही बात कर लो, उसके पास भी द्रव्यमान होता है तभी चार्ज होता है। तो ये बस ऐसे डैश करके लिख लो, द्रव्यमान आवेश के बिना रह सकता है लेकिन आवेश द्रव्यमान के बिना नहीं रह सकता। हम लोग देखते हैं अगली प्रॉपर्टी अपनी तब तक। तो आज से 100 साल पहले जब हम लोग 9th में पढ़ते थे, या फिर जब 9th क्लास में थे, पढ़ते तो आज तक नहीं है, जब भी 9th क्लास में थे, तो एक इक्वेशन थी जिसमें हम लोग कुछ पढ़े थे। मास जो था आपका, मास जो रहेगा वो m0, यानी जब वेलोसिटी जीरो है मास की, जब मास एकदम आराम से रखा हुआ है, वो बटे नीचे में कुछ वेलोसिटी रहती थी। तो उस इक्वेशन से हमें क्या मालूम चला था? जब नीचे वेलोसिटी है, नीचे वेलोसिटी का जब कंपोनेंट है, तो हमें क्या मालूम चला? मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी वेलोसिटी के। तो यहाँ से हमें क्या मालूम चला था कि अगर वेलोसिटी हम लोग बढ़ाएं तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो हमें क्या मालूम चला? द्रव्यमान स्पीड पर निर्भर करती है, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल बहुत तेज़ी में चलेगा तो उसका वेट हल्का हो जाएगा। हम लोग भी देखते जब तेज़ तेज़ दौड़ने लगते, लगता है हवा में उड़ने लगे हैं, तो वही। तो हमें क्या मालूम चला? द्रव्यमान जो है वो चाल पर निर्भर करती है, लेकिन चार्ज के पास ऐसा कोई भी गुण नहीं होता है। चार्ज चाहे कितना भी तेजी हो, चार्ज कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा। यानी अगली प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। आवेश चाल से स्वतंत्र होता है। ये लिख लेंगे हम लोग, नोट करेंगे, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ये प्रॉपर्टी नोट कर लो। तो अब पढ़ते अपनी अगली प्रॉपर्टी, जो कि सबको पता है, ये स्टार्टिंग में ही बताती है। चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है और रेडिएशन भी बनाता है। चार्ज तीनों चीज़ बनाता है। ये हमारी अगली प्रॉपर्टी है, इसको सिंपल से नोट कर लो। बाकी कब क्या बनाता है वो देखना चाहेंगे आप लोग, तो देख लेते हैं। ये तुम्हारा चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो देखते हैं अगली प्रॉपर्टी जो हम लोग देख लिए कि चार्ज तीनों प्रोड्यूस करता है और कब क्या उत्पन्न करता है वो देखते हैं। अगर चार्ज स्टेशनरी है, यानी केवल ऐसे चुपचाप पड़ा हुआ है, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसको साथ साथ नोट करते चले, समझते चलें। अगर चार्ज में कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, यानी हर समय भी ये v वेलोसिटी से चल रहा है, हर समय v वेलोसिटी से। आवेश के प्रकार है। आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन उत्पन्न करता है। और देख लो ये ख़त्म ही हो गया। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि हर समय v वेलोसिटी से चल रहा है, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन रेडिएशन नहीं प्रोड्यूस करता है। अब अगली बात, जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी, यानी चार्ज कभी तेज़ चल रहा है कभी धीमे चल रहा है, यानी जब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की वेलोसिटी वेरिएबल हो जाती है तो उसके पास आ जाता है एक्सीलरेशन। पढ़े होगे एक्सीलरेशन यानी त्वरण क्या होता है? चाल की परिवर्तन दर, चाल या वेग की परिवर्तन दर, यानी वेग जब परिवर्तन होता है, यानी वेरिएबल वेलोसिटी यानी वेग परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कुल मिलाकर जब चार्ज के पास एक्सीलरेशन आ गया तब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और रेडिएशन भी तभी प्रोड्यूस करने लगेगा। तो हमें क्या मालूम चल गया कि चार्ज ये तीनों प्रोड्यूस करता है, कब कब करता है वो भी हम लोग ने मालूम कर लिया। तो इसको खड़ाक से कर ले नोट और सड़ाक से बढ़ते हैं एक दो और। तो अगला हम लोग देखते हैं चार्ज की डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन मतलब विमा, डायमेंशन ऑफ चार्ज, क्यू की विमा क्या होती है। अब हम लोग चार्ज का फंडामेंटल यानी कि मूलभूत उसमें फॉर्मूला पढ़े। चार्ज इक्वल टू होता है IT, जहाँ पे I क्या है? करंट, और A क्या, T क्या है? टाइम। ये हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये इसके बारे में पढ़ेंगे, तो अभी फॉर्मूला याद रख लो, बाकी उसको डिटेल में तब पढ़ेंगे।
Q इक्वल टू आई टी होता है, आई होता है, आई की विमा होती है ए और टाइम की विमा होती है टी, तो Q की विमा क्या हो गया ए टी। तो हमें क्या मालूम चल गया, चार्ज आवेश की विमा क्या होती है ए इंटू टी। बस नोट कर लो फटाक फटाक से। तो अगली प्रॉपर्टी हम लोग पहले देख चुके, उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आपस को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इस वाली प्रॉपर्टी में एक बात हम लोग अपडेट करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होगा, और इस वाले कंडीशन में जब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों कंडीशन में हमारा चार्ज कैसा रहेगा, पॉइंट चार्ज रहेगा। हमारा यहाँ पे जो भी चार्ज की बात करेंगे वो पॉइंट चार्ज रहेगा। पॉइंट चार्ज क्यों ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज यानी कि एक बिंदु और एक पॉइंट चार्ज पे केवल एक बार में या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पे जो हम लोग चार्ज की बात करें, जो आपस में रिपेल या वो कर रहे हैं, वो कैसे हैं, पॉइंट चार्ज हैं। इसको पीछे प्रॉपर्टी में नोट कर लेना ऐसे करके कि ये सारे चार्ज पॉइंट चार्ज हैं, इसको नोट कर लेना। क्योंकि अगर बॉडी की बात कर लें तो बॉडी में सारा चार्ज रहता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो वहाँ पे कंडीशन चेंज होती रहती है समय के हिसाब से। अब एक दो प्रॉपर्टी बची है छोटी छोटी, कि कोई भी अगर तुम्हारा चार्ज है, कोई भी चार्ज है, अब ये तुम्हारा चार्ज पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है और बॉडी चार्ज भी हो सकता है। बॉडी चार्ज यानी कि बड़ा सा गोला जिसमें ढेर सारा चार्ज यानी सिस्टम, दोनों चार्ज होता है। ये हमेशा न्यूट्रल बॉडी यानी कि कुछ बड़ा सा रहेगा, उस पर टोटल चार्ज जीरो रहेगा, हमेशा न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे ऐसे गोला लटका दे देगा, वहाँ पे तुमको मालूम चलेगा कि ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक कोई न्यूट्रल हो जाएगा, वो हम लोग थोड़ा सा दाएं बाएं करके देख लेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। और दूसरा क्या है, ये किसी भी न्यूट्रल पॉइंट को अट्रैक्ट या कुछ नहीं करता है। तो क्या मालूम चला, कोई भी पॉइंट चार्ज या फिर बॉडी चार्ज न्यूट्रल बॉडी यानी उदासीन बॉडी को अट्रैक्ट करता है, लेकिन उदासीन पॉइंट जैसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करता है। ये नोट कर लो। अब इसी में हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ये भी तुम्हारा कोई भी चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल बॉडी के बीच में अट्रैक्शन है। तो यहाँ से हमें क्या मालूम चला कि अट्रैक्शन चार्ज बॉडी के बीच भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पॉइंट या बॉडी के बीच में भी हो सकता है, या फिर चार्ज और न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी हो सकता है अट्रैक्शन, या फिर न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी अट्रैक्शन होता है ग्रेविटी फोर्स के कारण। तो अट्रैक्शन होने के लिए चार्ज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर किसी भी पार्टिकल में हम लोगों को रिपल्सन लाना है, यानी किसी दो ऑब्जेक्ट या दो पॉइंट के बीच में अगर हमको रिपल्सन लाना है, तो दोनों के ऊपर चार्ज होना कंपलसरी है। दोनों पे चार्ज हमेशा होना चाहिए। और कैसा चार्ज होना चाहिए, सेम चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव सेम ही आपस में रिपल्सन करते। तो इसके नीचे अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, किन्हीं दो पिंड अथवा बिंदुओं को आपस में प्रतिकर्षित करने के लिए दोनों पर आवेश उपस्थित होना अनिवार्य है और वह आवेश सेम होना चाहिए। अब देख लेते हैं चार्ज की आखिरी प्रॉपर्टी, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टी जानना बहुत एनफ है, पर्याप्त है। तो आखिरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि जनरली यानी कि सामान्य रूप से जब भी किसी भी बॉडी अथवा किसी भी चीज़ पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन और आ गया और इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, इसका मतलब उसका द्रव्यमान बढ़ गया। तो यानी नॉर्मली अगर किसी भी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, और जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये हमारी आखिरी प्रॉपर्टी चार्ज की। हम लोग आज चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी अगली वीडियो में मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे और बाकी देखा जाएगा कहाँ तक पढ़ते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ रहो।